कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है पेपर में, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, तो आपने सबसे पहले मीनिंग लिखना है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, ये जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और बदले में उनको जो मिनिमम रिटर्न चाहिए, मतलब उतना तो आपको उनको कमा के देना ही पड़ेगा, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। वो हमारी कंपनी के लिए पूंजी लागत है। उसके बाद डेफिनेशन, बुक में जितनी भी डेफिनेशंस हैं आप कोई भी एक उसमें से कर लो। मैंने ये वाली लिखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न। वो रेट ऑफ रिटर्न, वो रिटर्न का दर जो एक कंपनी को कमाना ही पड़ेगा एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, उसको मेंटेन करने के लिए। अगर कंपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट पे ये रिटर्न नहीं कमाती है, शेयर होल्डर्स को उतना रिटर्न कमा के नहीं देती है, इन इन्वेस्टर्स को ये मिनिमम रेट नहीं देती है, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं या आपकी कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बेच देंगे, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उससे आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट वैल्यू है वो गिर जाएगी और ओवरऑल जो आपकी कंपनी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी कंपनी की जो वैल्यू है वो मेंटेन करनी है तो आपको इन इन्वेस्टर्स को ये रेट ऑफ रिटर्न देना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, कट ऑफ रेट या हर्डल रेट। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इन्वेस्टमेंट को देखते हो कि वो इतना रिटर्न कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको इतना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कमा के नहीं दे रहा, तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हो। ठीक है, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों निकालते हैं। पहला है, इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपकी कंपनी का कैपिटल है, उसमें कितना प्रोपोर्शन डेट का होगा, कितना प्रोपोर्शन उसमें इक्विटी का होगा, कितनी परसेंटेज इक्विटी है, कितना परसेंटेज डेट है, कितना प्रेफरेंस शेयर्स है, कितना आप रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आपका जो कैपिटल है उसकी क्या प्रोपोर्शन है डिफरेंट सोर्सेज का, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें हर एक जो सोर्स है उसकी कॉस्ट पता है तो हम इस कैपिटल स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से बना सकते हैं, जो हमारी कंपनी के लिए सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिसको हम ऑप्टिमल बोलते हैं। वो हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं अगर हमें इन सब की कॉस्ट मालूम हो। तो पहला तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में मदद करता है। दूसरा है हेल्पफुल इन टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आप नेक्स्ट चैप्टर में भी करोगे। ये होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपकी दो तरह की एसेट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट। जब लॉन्ग टर्म एसेट में आप इन्वेस्ट करते हो उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं, विनियोग निर्णय। तो जैसे अभी हमने किया कि जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कट ऑफ रेट है। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें बताती है कि हमें किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका किसी प्रोजेक्ट से मान लीजिए 20% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे? वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट क्या है। अगर आपकी कॉस्ट 18% है और ये तो ज़्यादा कमा रहा है तो आप इन्वेस्ट कर दोगे। अगर आपकी कॉस्ट ही 22% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप कैपिटल लेके आ रहे हो 22% पे और आपको रिटर्न मिलेगा 20%, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को मिनिमम रेट कमा के नहीं दे रहे हो। तो जो आपकी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपके टॉप मैनेजर्स हैं, सीईओ है या सीएफओ है, वो कितने कुशल हैं, ये अगर आपको जज करना है तो आप देखोगे कि टारगेट क्या था,
आपने क्या सोचा था कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आनी चाहिए और वो एक्चुअली में कितनी आई है। अगर एक्चुअल वाली ज़्यादा है टारगेट से, यानी कि आपकी जो टॉप मैनेजर है, वो मैनेजमेंट है, वो ठीक से काम नहीं कर रही। कॉस्ट आनी चाहिए थी 15%, कॉस्ट आई है 18%, यानी कि इन्होंने ठीक से सोर्सेज नहीं रेज़ किए, फाइनेंस को अच्छे जगह से नहीं लिया, इन्होंने महंगा फाइनेंस लिया है। और अगर ये फॉर एग्जांपल 14% है, तो यानी कि आपकी टॉप मैनेजमेंट कुशल है, उन्होंने अच्छे रेट पे फाइनेंस रेज़ किया है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगर आपको हर सोर्स की कॉस्ट पता है, विशिष्ट लागत पता है, तो आप एक दूसरे में तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि डेट से करना चाहिए, डेट में भी डिबेंचर्स इशू करने चाहिए या लोन। एक क्वेश्चन भी था कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लोन ले ले या तो वो डिबेंचर्स इशू कर ले, और फिर उसके बाद आपने कॉस्ट लोन की निकाली और डिबेंचर्स की निकाली, उसमें से जिसकी कॉस्ट कम आई आपने कहा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, आप कैसे कंपेयर करोगे? हम कॉस्ट निकालते हैं सबकी और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। उसके बाद है हेल्पफुल इन टेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन। बाकी के जो वित्तीय निर्णय हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उसमें लेने में मदद करता है। उसमें सबसे नंबर 1 तो है डिविडेंड पॉलिसी। आपके शेयर होल्डर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आप कितना डिविडेंड दोगे, और आपकी रिटेन्ड अर्निंग की क्या कॉस्ट है, उसके बेसिस पे आप देखोगे कि आपको रिटेन करनी चाहिए अर्निंग या आपको डेट से सोर्स फाइनेंस लेना चाहिए। तो आपकी डिविडेंड पॉलिसी, इसके अलावा आपका जो बोनस इशू, आप बोनस अपने शेयर होल्डर्स को बोनस में शेयर्स इशू करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये करना चाहिए या उनको कैश में डिविडेंड देना चाहिए। ये जो डिसीजंस हैं ये आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपके सिग्निफिकेंस है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज एंड अदर फाइनेंशियल डिसीजंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पूंजी लागत है, वो किन किन फैक्टर्स से बदलती है, वो कैसे सेट होती है। सबसे पहले है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट यानी कि अगर कोई रिस्क नहीं है तो मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इसको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी, यानी कि जो पैसा है वो महंगा मिल रहा है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके जो फंड्स हैं मार्केट में, उनकी डिमांड और उनकी सप्लाई के बेसिस पे सेट होता है। अगर फंड्स की ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा डिमांड है। अगर फंड्स की ज़्यादा डिमांड नहीं है लेकिन फंड्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और वो कह रहे ले लो पैसा, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम होगा, रिस्क फ्री, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगी उस वजह से। तो जो मार्केट में रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस पर डिपेंड करती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। इसके अलावा सेकंड चीज़ है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क वो रिस्क होता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है, यानी कि आप जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हो उसमें जो उस बिजनेस को चलाने में, ऑपरेशन में जो रिस्क आता है उसको बिजनेस रिस्क बोलते हैं। जैसे कि शेलर्स होते हैं, चावल के शेलर, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आप उधार पे सामान देते हो और एक्सपोर्ट वगैरह में तो आपको नहीं पता कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कई बार आपके जो पैसे मर जाते हैं, तो उसमें जो बिज़नेस रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ऑन दी अदर हैंड जैसे पेट्रोल पम्प्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है, मोस्टली जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश पे होती हैं, तो बिज़नेस रिस्क उसमें कम है। तो जो रिस्क आपके बिजनेस से, नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होता है उसको बिजनेस रिस्क बोलते हैं। इसके कंपैरिजन में एक रिस्क होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो रिस्क आता है वो फाइनेंशियल रिस्क है। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन हाई है, डेट में क्या करना पड़ता है आपको,
फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट में अगर किसी साल प्रॉफिट कम होता है तब भी आपको ये इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी 50,000 आपको प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट आपने देना 1,00,000 का, तो प्रॉफिट होते हुए भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो नेगेटिव 50,000 हो गया, क्योंकि 1,00,000 का जो ये इंटरेस्ट है ये तो देना ही देना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉब्लम तब होती है जो ये डेट कंपोनेंट है ये हाई है, अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट ज़्यादा है जो देना ही पड़ेगा तो शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क ज़्यादा है। कभी कभी और अगर ये प्रॉफिट कम है तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर ये नेगेटिव भी हो सकता है, और प्रॉफिट नहीं है तो डेफिनेटली ये सारा का सारा उन शेयर होल्डर्स को अपने पल्ले से देना है। तो ये फाइनेंशियल रिस्क आपके कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट जो आपने देना है वो ज़्यादा है, तो आप जो रिस्क फेस करते हो वो फाइनेंशियल रिस्क है। और अगर कोई रिस्क बिजनेस के नेचर की वजह से है उसको बिजनेस रिस्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस में किस तरह की कैपिटल चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा आएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी। अगेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड, आपको हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, कितना ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर आप ज़्यादा पैसा आपको चाहिए तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आएगी, अगर आपको कम पैसा चाहिए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। लास्ट इज़ द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है। इसका मतलब है अगर मैनेजमेंट कहता है कि हमें ज़्यादा कैश की ज़रूरत नहीं है, हम बिना कैश के ऑपरेट करेंगे, कम कैश में कम लिक्विडिटी में ऑपरेट करेंगे, तो उनको पैसा कम चाहिए। ठीक है, उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। और अगर मैनेजमेंट कहता है नहीं नहीं कभी कभी भी कैश पे करना पड़ जाता है, कोई भी लेने आ जाए तो कैश तो ज़रूरी चाहिए, अगर वो कॉन्जर्वेटिव है यानी कि उनको ज़्यादा कैश चाहिए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको फिर ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी।